हाँ भाई आ गए सब। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? चलो तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट अपना टॉपिक चल रहा था वो अपन पढ़ रहे थे बेसिक शब्दावली, बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसके कुछ टर्म्स अपन ने पढ़ लिए थे। दो चार ही टर्म पढ़े थे, शॉर्ट में अपन रिवाइज ही कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो ये नर मुर्गे के लिए यूज किया जाने वाला टर्म आता है, जो कि कई बार पेपर में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है मुर्गे की प्रजनन संख्या को समाप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक मांस प्राप्त करना होता है। ज्यादा से ज्यादा फैटी मीट प्रोडक्शन के लिए और हेल्दी मीट प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था, वो पढ़ा था फ्लशिंग और स्टीमिंग अप। फ्लशिंग किसके लिए यूज होता है और स्टीमिंग अप जो है वो कब दिया जाता है? एनिमल को जो है वो प्रेगनेंसी के बाद दिया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो कौन से मंथ में दिया जाता है? यूं कहें तो 7 से 8 महीने बाद स्टार्ट कर देते हैं। 7 महीने बाद स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट टाइम होता है पशु के ब्याने से 6 से 8 सप्ताह पहले। 6 से 8 सप्ताह का मतलब होता है लगभग 1.5 से 2 महीने पहले। तो लगभग 8 महीने बाद जो एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्टीमिंग अप। इससे क्या होता है? शरीर के अंदर जो भ्रूण है उसका अच्छा डेवलपमेंट होता है और जो होता है उसके बाद पशु जो है उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो, इसके लिए स्टीमिंग अप दिया जाता है। और फ्लशिंग क्यों देते हैं? भेड़ में किसको बढ़ाने के लिए दिया जाता है? लैम्प क्रॉप को बढ़ाता है। ये प्रजनन दर को बढ़ाता है, क्योंकि मल्टीपल ओवुलेशन होता तो है लेकिन इसके अंदर ग्रोथ रेट जो है वो कम होती है बकरी की बजाय भेड़ में। इसलिए ज्यादातर जो है वो भेड़ को प्रजनन दर बढ़ाने के लिए, अंडाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? फ्लशिंग दिया जाता है। नेक्स्ट हम अपने पढ़ा था डाउन कवर। पशु के प्रसव से 15 दिन पहले का जो अनुमानित समय है, जिसमें एनिमल बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, एनिमल की स्पेशल केयर करनी होती है, या फिर यूं कहें कि लास्ट टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी होता है, उसे क्या कहा जाता है? डाउन कवर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है पशु को जमीन पर गिराना। पशु को जो है वो जमीन पर गिराने का अलग अलग रीजन होते हैं, डिफरेंट तरह के कारणों के लिए, कई तरह की क्रियाओं के लिए पशु को जमीन के किस तरफ गिराते हैं? दाईं तरफ। अपोजिट साइड क्यों नहीं गिराते? क्या होता है? आफरा आ सकता है। क्या आ सकता है? आफरा। तो आफरे से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था कि ब्रॉयलर और रोस्टर्स, ये दोनों किन मुर्गियों को कहते हैं? मांस वाली मुर्गियां कहलाती हैं। सिर्फ एज में डिफरेंस होता है। ब्रॉयलर की एज क्या होती है और रोस्टर की? ये ध्यान रखना है, अगर दोनों ऑप्शन में और एप्रोप्रिएट वर्ड पूछा जाए कि व्यवसायिक स्तर पर मुर्गी पालन के लिए कौन सी उम्र के चूजे काम में लाए जाते हैं, छोटा सा ही वर्ड जोड़ दिया कि व्यवसायिक स्तर पर मांस उत्पादन के लिए कौन सी मुर्गियां काम में लाई जाती हैं, या तो ब्रॉयलर रोस्टर आ गया या एज पूछ ली, तो क्या बताएंगे? व्यवसायिक स्तर पर ब्रॉयलर का जो है वो उपयोग मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। ये कुछ यंग एज चिकन्स होते हैं, ये कुछ यंग एज चिकन्स होते हैं, थोड़ी जो है वो इनकी एज है वो ब्रॉयलर की बजाय ज्यादा होती है। तो ब्रॉयलर की किस एज में काम में लाया जाता है? 6 से 8 सप्ताह, और ये 9 से 12 सप्ताह। इतना छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर डिफरेंट टाइप से पूछ सकते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया कि मांस उत्पादन वाली मुर्गियां क्या कहलाती हैं। सेकंड टाइप से पूछा जाएगा कि मांस उत्पादन वाली मुर्गियों की उम्र क्या होती है। थर्ड टाइप से पूछा जाएगा कि 6 से 8 सप्ताह वाली मुर्गियों को किस नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यावसायिक स्तर पर मांस उत्पादन के लिए कौन सी मुर्गियां काम में ली जाती हैं, या कौन सी एज की मुर्गियां काम में ली जाती है। इस तरह से 5 तरह के क्वेश्चन है वो इस एक ही पॉइंट से बनते हैं। 5 तरह के बनने वाले पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। यहां तक किसी के कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना है किसी के? और 6 सप्ताह के चूजे का भार कितना होता है? 1.5 किलो। लगभग 6 से 8 में 1.5 से 2 किलो होता है। उसके बाद का जो भार है वो अपन देखते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रीड है वो भार है वो चेंज होता रहता है, जिसके कारण एक लिमिटेड एज तक ही भार जो है वो देखा जाता है। उसके बाद आज अपन पढ़ते हैं जो नए टर्म्स आते हैं, उसमें फर्स्ट लिखेगा लेयर्स। यहां तक किसी के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। फिर लास्ट में मुझे टाइम मत बताना, मैम 7-10 हो गई 5 पर ही, और आते तो 20 पर है। खुद तो 20 पे आते हो। चलो लिखो लेयर्स। पहला वर्ड लिखो लेयर्स। देखिएगा बोर्ड पे। देखो अपन मुर्गियों को 2 ही पर्पस से यूज करते हैं। एक तो अपन मांस के काम में लेते हैं, और दूसरा अपन किस पर्पस से यूज करते हैं? खेती के पर्पस से कोई यूज नहीं है। विशेष रूप से मुर्गियां 2 काम से ली जाती हैं। तो मांस वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं वो अपन ने देख लिया। अब अपन बात करते हैं जो बची कौन सी, वो अंडा वाली। अंडा देने वाली मुर्गियां हैं वो क्या कहलाती हैं? लेयर्स। यहाँ पर पहली तो ये आती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज पूछी जाती है कि इनमें अंडा उत्पादन शुरू कब होता है मुर्गियों में। चाहे किसी भी प्रकार की मुर्गी हो, चाहे देसी मुर्गी हो चाहे विदेशी मुर्गी हो, लगभग 20 से 22 सप्ताह के बाद अंडा देना शुरू कर देती है। 20 सप्ताह का मतलब कितने महीने होते हैं? एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 20 सप्ताह के अंदर लगभग 5 महीने होते हैं, और 20 से 22 है तो 5 से 6 महीने बाद ऑल टाइप्स की पोल्ट्री है वो क्या देना शुरू कर देती है? अंडा देना। इधर देखो, मैं जो समझा रही हूँ पहले वो समझ लो, फिर आपस में समझ लेना। तो यहाँ पर अपन बात करें कि अंडा देने की, जो अंडा देने वाली मुर्गियां हैं वो लेयर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि लेयर्स जो है, लेयर्स तो अंडा देने वाली मुर्गियां कहलाती है। अरे इतने सारे कहां से निकल के आ रहे हो तुम? ट्रक खाली करा रहे थे क्या, या भरवा रहे थे? टाइम से आया करो भाई क्लास में। 10 जने तो मुझे लगता है क्लास शुरू करने के बाद आए हैं, 10 से 15 जने। हाँ कहाँ थे अपन? इधर देखो, इस तरह से क्या होता है, बीच बीच में आते तो थोड़ा कंटिन्यूटी भी टूटती है। तो अपन थोड़ा टाइम से क्लास में आए, जो टाइम है, क्योंकि लास्ट क्लास है, वैसे ही बाद में जाकर रेस्ट ही करना है, तो इसलिए थोड़ा सा लास्ट क्लास में ध्यान रखें इस चीज का। लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे कि अंडा देने वाले। फिर एक और आ गया। और भी है क्या कोई बाहर आने वाले? है क्या? अभी कुंडी लगा दो उस गेट के। तो अंडा देने वाली जो मुर्गियां हैं, अंडा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लेयर से नाम आते हैं। देखो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद होंगे, क्योंकि आगे टर्म भी आएगा, कुछ टर्म आएगा। जैसे गाय और भैंस के अंदर बच्चा देने की क्रिया मैंने कल ही आपको बताई थी, प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं, क्योंकि बच्चा क्या कहलाता है?
काफ कहलाता है। वैसे ही अंडा देने वाली मुर्गी क्या कहलाती है? लेयर्स। अंडा देने की क्रिया क्या कहलाएगी? लेइंग कहलाएगी। अंडा देने की क्रिया क्या कहलाएगी? लेइंग। और इसी से नाम बना है लेयर्स, इसी से नाम बना है लेयर्स। एक आपने नाम सुना होगा हैचिंग। मुर्गी के अंदर दो प्रक्रिया होती है, जो बर्ड्स होती है उसमें दो प्रक्रियाएं होती है। जैसे पशुओं के अंदर तो सिर्फ डायरेक्ट जो है वो पशु बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसमें एक ही क्रिया हो गई। लेकिन मुर्गी पहले तो क्या देती है? अंडा देती है। तो अंडा देने की क्रिया को कहते हैं लेइंग, क्योंकि मुर्गी के अंडा देने की क्रिया LAY कहलाती है। तो उसी से ये प्रक्रिया का नाम आता है लेइंग। और जो अंडा है उसमें से चूजा बाहर नहीं निकला है, चूजा मैच्योर हो जाता है 21 दिन के अंदर। उसके बाद कवच तोड़कर चूजा बाहर आता है, यानी कि हैच करता है, कवच तोड़कर बाहर आता है। तो अंडे से चूजे का बाहर आना, अंडे से चूजे का बाहर आना क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। अंडे से चूजे का बाहर आना हैचिंग कहलाता है। ये दो तरह के वर्ड्स हैं, दोनों डिफरेंट वर्ड है। कई बार क्या होता है पेपर में खाली एक ही पॉइंट पूछा जाता है, तो दोनों में से एक वर्ड आता है, तब तो अपन कर देंगे। लेकिन जब दोनों वर्ड आते हैं तो अपने को सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर करना है कि पूछा क्या जा रहा है। अंडे से चूजे का बाहर निकलना पूछा जा रहा है या फिर अंडा देने की क्रिया पूछी जा रही है। दोनों डिफरेंट है अपने आप में। यही चीज जो है वो आपके क्वेश्चन को गलत कर देती है। अपन इतना ही मान के चलते हैं मुर्गी के अंदर प्रक्रिया है वो लेइंग कहलाती है, और जो गाय भैंस है उसमें काविंग कहलाती है। इसके अलावा भेड़ में है वो लैम्बिंग कहलाती है। अपने ऐसे सीक्वेंस में याद रख रखा है, और अपने को यहाँ पर क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछ लिया गया, क्वेश्चन अपना हो गया गलत, लेइंग करके आगे। तो ये चीज दोनों ध्यान रखेंगे। अब ये तो आ गई कि मुर्गियां अंडा देना शुरू कब करती हैं। अब दो तरह की कंडीशन और आती है। ये तो शुरू कर दिया, लेकिन हर एक चीज का पीक होता है, हर एक चीज का पीक होता है। जैसे मान लो अपन देखें गाय और भैंस के अंदर दूध जो पशु देना शुरू करते हैं पहले से तीसरे ब्यात तक, उसके बाद जो है वो तीसरे से पांचवें ब्यात में क्या रहता है? स्थिर रहता है। फिर पांचवें ब्यात के बाद घटना शुरू होता है। ठीक है, ऐसे ये शुरू कब करती है अंडा देना? 5 से 6 महीने बाद। लेकिन 8 से 9 महीना जो है वो इसके अंदर पीक प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट अंडा उत्पादन है। अधिकतम जो उत्पादन है वो किस टाइम होता है? अधिकतम उत्पादन है 8 से 9 महीने में। ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट पे अपन जा रहे हैं, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कुछ नई चीजें पूछी जाएगी वो इसी तरह से पूछी जाएगी। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन 8 से 9 महीने में होता है। लगभग 8 महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 32 से लगभग 35 सप्ताह होते हैं। इस टाइम इनमें पीक प्रोडक्शन होता है। या तो आप महीने में याद कर ले, कन्वर्ट करेंगे तो सप्ताह में आ जाएगा। तो ये इनका पीक प्रोडक्शन होता है। आपकी पीक तो आ गया, लेकिन बंद कब करती हैं? क्योंकि जिंदगी भर अंडे नहीं देती हैं मुर्गियां। मुर्गियां जिंदगी भर अंडे नहीं देती हैं। अच्छा, एवरेज एज बताओ मुर्गियों की कितनी होती है? कितने साल तक जिंदा रहती है वो? कितने वर्ष? लगभग जो है वो 5 से 6 वर्ष मुर्गी की आयु होती है। लगभग 5 वर्ष मानो तो 5 वर्ष जो है वो मुर्गी की आयु होती है। लेकिन वो 5 वर्ष तक अंडा नहीं देती है, वो लगभग 72वें सप्ताह तक अंडा देती है। 72वें सप्ताह बाद बंद कर देती है। बंद कर देती है यानी कि बुढ़ी हो गई। बुढ़ी हो गई तो उसे क्या कह दिया? ब्रूडी कह दिया। तो ये ब्रूडी हैन कहलाती है। इस तरह के दो तरह के टर्म आते हैं, पूछा जाता है। अंडा देने वाली मुर्गियां क्या कहलाती हैं? ब्रूडी नहीं पूछा है मैंने, क्या पूछा? अंडा देने वाली मुर्गियां लेयर्स कहलाती है। और अंडा बंद कर देती है वो मुर्गियां क्या कहलाती हैं? ब्रूडी कहलाती हैं। और पीक प्रोडक्शन कब होता है? स्टार्ट कब होता है अंडा देना? बंद कब करती हैं? ये सब तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो लिखिएगा इसके अंदर लेयर्स में अंडा देने वाली मुर्गियां, राशन और वो जो है वो मुर्गी पालन का जो मैनेजमेंट आएगा उसमें पढ़ेंगे अपन। लेयर का मतलब होता है अंडा देने वाली, राशन का मतलब होता है आहार। तो अंडा देने वाली मुर्गियों को जो आहार दिया जाएगा वो लेयर राशन होगा। तो वो आगे आएगा मैनेजमेंट में। यहां सिर्फ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, फिर पूरी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। लिखिएगा अभी इसमें अंडा देने वाली मुर्गियां। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा स्टार्ट। लिखिएगा कब स्टार्ट होता है, तीनों चीज लिख लेते हैं ना, तो थोड़ा इंग्लिश में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट लिखिएगा 20 से 22 सप्ताह बाद। स्टार्ट हो गया 20 से 22 सप्ताह, ब्रैकेट में मंथ भी लिख लो। 5 से 6 महीने कब स्टार्ट होता है? सेकंड पॉइंट में लिखो, ये तो स्टार्ट हो गया। पीक, पीक का मतलब अधिकतम। तो चाहे तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन लिख लो या अधिकतम लिख लो या पीक प्रोडक्शन लिख लो। अधिकतम उत्पादन लिखेंगे 32 से 35 सप्ताह में। और अंडे की क्वालिटी भी डिपेंड करती है अंडा देने की स्थिति पर। जैसे स्टार्टिंग में अंडा जो है वो ज्यादा वेट वाला नहीं होता है, कम वेट वाला होता है। फिर जैसे जैसे उसका पीक आता है तब तक जो है वो अंडे की क्वालिटी ए ग्रेड 60 ग्राम का अंडा, 58 ग्राम का अंडा होता है। इससे पहले कम वेट वाला होता है अंडा। पीक लिखा 32 से 35 सप्ताह, और अगर मंथ में लिखे तो 8 से 9 महीने। ये पीक प्रोडक्शन होता है इसका। एंड नेक्स्ट लिखेगा बंद। थर्ड पॉइंट लिखेगा स्टॉप कब होता है? स्टॉप या बंद? बंद होता है 72वें सप्ताह बाद। लिखा स्टॉप या बंद 72वें सप्ताह बाद। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जो बंद कर देती है मुर्गी अंडा देना उसे क्या कहते हैं? ब्रूडी हैन। ब्रूडी क्यों नाम दिया गया? देखो इसका ऐसा नहीं है कि बुढ़ी हो गई है इसलिए ब्रूडी कह दिया। ब्रूडी इसलिए दिया गया, आपने नाम सुना होगा ब्रूडर। ब्रूडर जो है वो चूजों को कहते हैं। ब्रूडर घर जो होता है वहां पर चूजों की और अंडों की देखभाल की जाती है। उनको जो है वो एक उचित तापमान दिया जाता है। आगे जब टॉपिक आएगा मुर्गी पालन का तब अपन पढ़ेंगे कि ब्रूडर घर कितने तरह के होते हैं। विशेष रूप से आपने देखा होगा जैसे मुर्गी के जो अंडे होते हैं वो 2 तरीके से सेए जाते हैं, मतलब उसको तापमान उपलब्ध कराया जाता है। तो नेचुरल तरीके से तो ये काम मुर्गी का होता है, और आर्टिफिशियल तरीके से मशीन में क्या किया जाता है? अंडों को तापमान उपलब्ध कराया जाता है। मशीन वाली बात अलग हो गई। जब मुर्गी को नेचुरल तरीके से हैच करना है, उसको तापमान उपलब्ध कराना है, तो ये काम किसका होता है? ब्रूडी हैन का। क्योंकि जो कम एज की मुर्गियां होती हैं वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाती हैं बहुत ज्यादा समय के लिए। लेकिन जो बुड्ढी हैन होती हैं, जो
एज्ड जो पोल्ट्री होती है वो क्या करती है, एक जगह पर आसानी से बैठी रहती है और बॉडी की हीट जो है उसको प्रोवाइड करती है, जिसके कारण लंबे टाइम तक उसको सेने के काम में लाया जा सकता है और वो ज्यादा अंडे भी हैच कर सकती है। इसी के कारण जो मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं उनका उपयोग है वो किसमें कर लिया जाता है, अंडों को सेने के काम में लाया जाता है। ये छोटे छोटे जो है वो पॉइंट इसमें थे, ये पॉइंट है, वैसे आगे आ जाएंगे, फिर भी अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अंडा देने की क्रिया लेइंग, अंडा देने की क्रिया लेइंग, अंडा देने की क्रिया लेइंग। और दूसरा पॉइंट है अंडे से चूजा बाहर निकालने की क्रिया, अंडे से चूजा बाहर निकलने की क्रिया। ये है हैचिंग, चूजे के बाहर निकलने की क्रिया है हैचिंग। डन। ये सारी टर्म्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। ये वर्ड आ गया अपने लेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट अगला वर्ड लिखेंगे ग्रोवर मैनेजमेंट। ऐसे पोल्ट्री में और भी कई तरह के वर्ड्स आते हैं, लेकिन कुछ विशेष टर्म है जो पहले जानना जरूरी है, बाकी की तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। जो पहले जानना जरूरी है वो अपन लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे ग्रोवर मैनेजमेंट। नंबर शायद 17 होगा क्योंकि एक बीच में अपन एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी डेफिनेशन, देख लेना आप अपने हिसाब से। देखिएगा ये एक इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर जो लिखा हुआ है। हिंदी में अगर इसकी बात करते हैं तो इसे ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ने को अपन हिंदी वर्ड मीनिंग में कहते हैं वृद्धि। ग्रोवर का मतलब हो गया वृद्धिरत और मैनेजमेंट का मतलब हो गया प्रबंधन। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जब जो बर्ड्स होती हैं वो ग्रोइंग स्टेज में होती हैं और उनका एक अच्छा मैनेजमेंट किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, ग्रोवर मैनेजमेंट। तो अपने को पोल्ट्री जिनको ब्रॉयलर पर्पस से यूज करना है उनको अपने विशेष रूप से 8 सप्ताह तक काम में ले लिया है। उसके बाद जिनको अपने को लेयर बनाना है तो लेयर बनाने के लिए अपन उसकी केयर करना स्टार्ट करेंगे, लेयर राशन देना शुरू करेंगे। वो कब से शुरू करेंगे, 9 सप्ताह से करेंगे। कब से करेंगे, कारण क्या है, क्योंकि 8 सप्ताह तक उसको किस पर्पस से जो है वो कैसा फीड दे रहे थे अपन, 8 सप्ताह तक वो किस एज में थी, बोलो, ब्रॉयलर एज में थी। ब्रॉयलर एज में थी तो उसे राशन कैसा दिया जा रहा था, ब्रॉयलर राशन दिया जा रहा था। एक उम्र के अनुसार फीड भी चेंज होता रहता है। जैसे अपन छोटे बच्चों की बात करें, फिर अपन एडल्ट की बात करें तो अपना फीड, जैसे छोटे बच्चे का फीड, फिर अपना फीड, फिर जैसे बुजुर्ग है तो उनका फीड क्या डिफरेंट होता है, क्या सबका अलग अलग होता है। सबकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अनुसार उसको फीड दिया जाता है और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है उसके अनुसार दिया जाता है। तो ठीक ऐसे ही जिन मुर्गियों को ब्रॉयलर पर्पस से काम में लेना था उन्हें 8 सप्ताह तक ले लिया, और जिनको अब लेयर पर्पस से काम में लेना यानी कि अंडा लेना है उनसे, उनको 9 सप्ताह से लेकर उनमें जब तक उत्पादन शुरू नहीं हो जाता। उत्पादन कब शुरू होता है, अभी तो बताया, 20 से 22 सप्ताह में शुरू होता है। तो उत्पादन आयु तक जो उनका मैनेजमेंट किया जाता है, तक का जो पालन पोषण होता है वो क्या कहलाता है, वृद्धिरत प्रबंधन कहलाता है। पालन पोषण, वृद्धिरत प्रबंधन या ग्रोवर मैनेजमेंट। इसमें डिफरेंट टाइप का उनको मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट टाइप का पालन पोषण होता है। जैसे एक तो उनके आहार से संबंधित होता है। मान लो जो मुर्गी है उसे अंडा उत्पादन लेना है तो उसको कैसा राशन देंगे, आहार में क्या ज्यादा देंगे, प्रोटीन देंगे ताकि अंडे की क्वालिटी अच्छी हो। इसके अलावा मान लो जो है वो मुर्गी जो है उसको और तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो उसके आहार में सभी तरह के जो आहार हैं उसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ सब तरह की चीजें हैं, जैसे मक्की का दलिया हो गया, बाजरा हो गया और हरा चारा हो गया, वो सब दिया जाएगा। इसके अलावा उनके आवास का भी ध्यान रखा जाएगा, आवास के अंदर बहुत ज्यादा गीलापन नहीं हो, नमी की मात्रा प्रॉपर हो। अगर ज्यादा नमी होगी तो उसके अंदर टिक्स हो जाएंगे या फिर कोई भी परजीवी हो जाएंगे तो पक्षी को रोग लग सकता है। इसके कारण उसमें प्रोडक्शन की एज जो है उसमें अंतर आ सकता है। जैसे मान लो कोई पक्षी अगर बीमार होगा तो वो जैसे नॉर्मल वे में 20 सप्ताह में अंडा देना शुरू कर रहा है, तो जब बीमार होगा, कमजोर होगा तो पक्षियों की जो उत्पादन अवस्था है वो क्या बढ़ेगी, एज बढ़ जाएगी, मतलब 20 सप्ताह में वो अंडा देना शुरू नहीं करेगा। तो ठीक ऐसे ही उसके लिए सब चीजें मायने रखती हैं। तो ऑल टाइप का जो मैनेजमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं अपन, ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें लिखेगा, छोटा सा पॉइंट है, हिंदी वर्ड लिखें तो भी लिख लें वृद्धिरत प्रबंधन। इसमें लिखेंगे चूजों के 9 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु, 9 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक का पालन पोषण, तक का पालन पोषण लिख लिया। ये छोटा सा पॉइंट था ग्रोवर मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट अगला टर्म लिखेंगे टीजरबुल। उत्पादन आयु तक का पालन पोषण, इतना ही पॉइंट लिखना है। अगला नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे टीजरबुल। देखिएगा इधर बोर्ड पे, डिटेल में तो इन दोनों टर्म को अपन आगे पढ़ेंगे क्योंकि इनकी प्रक्रिया आगे आएगी। यहाँ पर शॉर्ट में अपन जानते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, बुलक और टीजरबुल का मीनिंग, क्योंकि डायरेक्टली वर्ड यहीं से पूछा जाता है, प्रक्रिया तो बाद की बात है। तो टीजरबुल किसको कहते हैं, नसबंदीकृत नर सांड। नसबंदीकृत नर सांड जो है, नर पशु है, वो क्या कहलाता है, टीजर कहलाता है। और जो बधियाकृत नर है वो बुलक कहलाता है। बधियाकृत नर है वो बुलक कहलाता है। और एक और वर्ड आता है बुलक के अलावा, बधियाकृत नर को कहते हैं स्टीर। बस इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, होता तो बधियाकृत नर ही है स्टीर भी, लेकिन बुलक जो है वो कब कैसे किया जाता है, इसके अंदर जो मेल एनिमल है, जो नर पशु है, उसके प्रजनन अंग हटा दिए जाते हैं। प्रजनन अंग हटा दिए जाते हैं। प्रजनन अंग क्या होता है, इसमें वृषण होता है, तो वृषण हटा दिए जाएंगे जिससे वो अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। उसी को अपन क्या कहते हैं, बधियाकरण प्रक्रिया को, और उस नर को क्या कहते हैं, बुलक कहते हैं। जैसे अपन ने मुर्गे में देखा उसे क्या कहते हैं,
कैपन या कैपन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्टीर में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर थोड़ा डीपली क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो स्टीर से क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज बुलक और टीजर बुल तक ही आता है। तो स्टीर की अगर अपन बात करें तो ये भी बदिया कृतनर होता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि पशु के प्रजनन अंग जब क्रियात्मक हो जाते हैं, प्रजनन अंग जब फंक्शनल हो जाते हैं उसके बाद हटाया जाता है। इसमें किसी भी एज में हटा सकते हैं, नॉर्मली 8 से 10 सप्ताह में हटाते हैं। जबकि यहाँ पर जो है वो प्रजनन अंग क्रियात्मक होने के बाद जो है वो हटाना, प्रजनन अंग क्रियात्मक होने के बाद हटाना क्या कहलाता है? स्टीर कहलाता है। बधियाकरणी दोनों प्रक्रियाओं में प्रजनन अंग हटाए जा रहे हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में हटाए जा रहे हैं और ये जो है वो क्रियात्मक होने के बाद, फंक्शनल होने के बाद हटाए जा रहे हैं, तो वो नर कहलाता है स्टीर। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है जिसके कारण ऐसा अलग अलग समय पर किया जाता है? तो बुल्लक का उपयोग तो कृषि कार्य में उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? कृषि कार्य में उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब इसकी कम उम्र में ही बधियाकरण कर देंगे तो इसकी एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर होगी तो उसका बॉडी वेट, उसका जो बॉडी की एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी है, वो अच्छी होगी और उस बुल्लक को जो है वो जो अपने एग्रीकल्चर पर्पस है उसका यूज किया जा सकता है। जबकि स्टीर का उपयोग है वो अधिक मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं, उसके बाद हटाए जाते हैं, तो उसके बाद जो उसकी एनर्जी है वो डाइवर्ट होके बॉडी फैट बढ़ेगा तो ज्यादा मांस उत्पादन होगा। बस यही अंतर होता है। जनरल वे में अपन कृषि कार्य और मांस के लिए बुलक का ही पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा डीप अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये स्टीर से आएगा। एक आता है टीजर बुल। ये नसबंदीकृत नर क्यों कहते हैं इसको? इसमें नर पशु के प्रजनन अंगों को हटाते नहीं है। यहाँ पर प्रजनन अंग हटा रहे थे, यहाँ पर सिर्फ शुक्राणु वाहिनी नलिका हटाई जाती है। क्या हटाते हैं? वास्ट डिफरेंस जो है वो उसको कट किया जाता है। जैसे मान लो ये इसमें शुक्राणु वाहिनी नलिका होता है, ये पशु में वृषण होता है, तो यहां से क्या आता है? इसके अंदर जो है वो स्पर्म आते हैं और यहाँ पर सीमन का प्रोडक्शन होता है। तो सीमन का उत्पादन तो होगा, इसमें वीर्य बन तो रहा है इस नर पशु में, लेकिन अगर इस स्पर्मेटिक कोड को अगर हटा देंगे, इसको कट करके या तो बांध देते हैं या फिर इसको मतलब इसका कनेक्शन ऐसे काट देते हैं, जिसके कारण क्या होगा? इसमें शुक्राणु नहीं आएंगे, तो वीर्य का उत्पादन तो हो रहा है, यानी कि पशु अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित तो कर रहा है, लेकिन वो वीर्य कैसा है? शुक्राणु रहित है। वीर्य कैसा है? शुक्राणु रहित। तो शुक्राणु रहित वीर्य क्या प्रजनन के काम में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। तो ये पशु जो है वो नसबंदीकृत हो गया, इसमें सीमन यूजफुल नहीं है, यानी कि नर पशु अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित तो कर रहा है, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा है? फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो फिर जो है वो प्रजनन अंग क्रियात्मक होने के बाद जो है वो हटाना, प्रजनन अंग क्रियात्मक होने के बाद हटाना क्या कहलाता है? स्टीर कहलाता है। ये स्टार्टिंग में हटाए जा रहे हैं और ये जो है वो क्रियात्मक होने के बाद, फंक्शनल होने के बाद हटाए जा रहे हैं, तो वो नर कहलाता है स्टीर। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है जिसके कारण ऐसा अलग अलग समय पर किया जाता है? तो बुल्लक का उपयोग तो कृषि कार्य में ऐसा अलग अलग समय पर किया जाता है। तो बुल्लक का उपयोग तो कृषि कार्य में उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? कृषि कार्य में उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब इसकी कम उम्र में ही बधियाकरण कर देंगे तो इसकी एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर होगी तो उसका बॉडी वेट, उसका जो बॉडी की एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी है, वो अच्छी होगी और उस बुल्लक को जो है वो जो अपने एग्रीकल्चर पर्पस है उसका यूज किया जा सकता है। जबकि स्टीर का उपयोग है वो अधिक मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं, उसके बाद हटाए जाते हैं, तो उसके बाद जो उसकी एनर्जी है वो डाइवर्ट होके बॉडी फैट बढ़ेगा तो ज्यादा मांस उत्पादन होगा। बस यही अंतर होता है। जनरल वे में अपन कृषि कार्य और मांस के लिए बुलक का ही पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा डीप अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये स्टीर से आएगा। एक आता है टीजर बुल। ये नसबंदीकृत नर क्यों कहते हैं इसको? इसमें नर पशु के प्रजनन अंगों को हटाते नहीं है। यहाँ पर प्रजनन अंग हटा रहे थे, यहाँ पर सिर्फ शुक्राणु वाहिनी नलिका हटाई जाती है। क्या हटाते हैं? वास्ट डिफरेंस जो है वो उसको कट किया जाता है। जैसे मान लो ये इसमें शुक्राणु वाहिनी नलिका होता है, ये पशु में वृषण होता है, तो यहाँ से क्या आता है? इसके अंदर जो है वो स्पर्म आते हैं और यहाँ पर सीमन का प्रोडक्शन होता है, तो सीमन का उत्पादन तो होगा, इसमें वीर्य बन तो रहा है इस नर पशु में, लेकिन अगर इस स्पर्मेटिक कोड को अगर हटा देंगे, इसको कट करके या तो बांध देते हैं या फिर इसको मतलब इसका कनेक्शन ऐसे काट देते हैं, जिसके कारण क्या होगा? इसमें शुक्राणु नहीं आएंगे, तो वीर्य का उत्पादन तो हो रहा है, यानी कि पशु अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित तो कर रहा है, लेकिन वो वीर्य कैसा है? शुक्राणु रहित है। वीर्य कैसा है? शुक्राणु रहित। तो शुक्राणु रहित वीर्य क्या प्रजनन के काम में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। तो ये पशु जो है वो नसबंदीकृत हो गया, इसमें सीमन यूजफुल नहीं है, यानी कि नर पशु अपने लैंगिक गुण प्रदर्शित तो कर रहा है, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहा है? फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो फिर इसका यूज कहां किया जाएगा? जब इसकी एनर्जी भी यूज आ रही है तो क्या उपयोग करेंगे? तो इसका उपयोग करेंगे सिर्फ मध्यकाल की पहचान के लिए। सिर्फ किसके लिए करते हैं? मध्यकाल की पहचान, शॉर्ट में बोले तो हीट डिटेक्शन के लिए करते हैं। फीमेल एनिमल जो ग्रुप में रहती है उनमें मध का पता लगाने के लिए, क्योंकि मध का समय सिर्फ 24 घंटे का होता है, उसी टाइम उसको पर्टिकुलर टाइम पे फर्टिलाइज करा सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा पशु हीट में है, तभी उसकी पहचान होती है। तो पहचान के लिए किसका उपयोग करते हैं? झुंड में पहचान के लिए टीजर का उपयोग किया जाता है। ये तीनों के अंदर अंतर होता है, सिर्फ छोटे छोटे माइनर डिफरेंस है, जिसके कारण इनके टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट हो जाती है। तो लिखिएगा क्या मेथड होता है, कैसे इसमें बधियाकरण किया जाता है, वो आगे जब टॉपिक आएगा ये अपना प्रजनन वाला तब पढ़ेंगे। हाल फिलहाल खाली इसकी परिभाषा ही याद रखनी है। तो लिखेंगे टीजर बुल में नसबंदीकृत नर पशु, नर पशु। उपयोग लिखेंगे इसका क्या है? उपयोग लिखेंगे मध्यकाल की पहचान। मध्यकाल फीमेल एनिमल में सेक्सुअल डिजायर होती है, उसी की पहचान होती है, उसे ही मद कहते हैं। तो ये पता सिर्फ टीजर बुल के द्वारा लगाया जाता है। लिखिए नेक्स्ट लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो हीट डिटेक्शन लिख सकते हैं, वैसे डिटेल में आगे आ ही जाएगा। अगला लिखेंगे बुलक। बुलक, बुलक कहें, बुलॉक कहें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसमें लिखेंगे बधियाकृत नर, बधियाकृत नर।
उपयोग लिखेंगे इसका कृषि कार्य में, उपयोग कृषि कार्य में। उम्र क्या होती है और इसके अलावा किस मेथड से करते हैं वो डिटेल में आएगा, मैं पहले ही बता चुकी हूं। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा टर्म ही जानना है, इसलिए इतना ही लिखेंगे। दूसरा पॉइंट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के स्टीर, नोट डाल के स्टीर का बारे में लिख लीजिए। स्टीर, STEER, स्टीर। इसमें लिखेगा प्रजनन अंग, प्रजनन अंग क्रियात्मक होने के बाद, प्रजनन अंग क्रियात्मक होने के बाद बदियाकरण करना, क्रियात्मक होने के बाद बदियाकरण करना। बदियाकरण करने का मतलब है कि अंगों को हटाना, ये क्या कहलाता है? स्टीर। उपयोग लिखेंगे इसका अधिक मांस उत्पादन, अधिक मांस उत्पादन। प्रजनन अंग क्रियात्मक होने के बाद बदियाकरण करना या बदियाकृत नर, है ना। और नेक्स्ट उपयोग है इसका अधिक मांस उत्पादन। दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया और डिटेल में आगे जब आएगा तब अपन डिस्कस कर लेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के? इन तीनों वर्ड्स में कोई समझने में दिक्कत किसी के? पूछना है दोबारा? चलूं आगे। अगला नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे डम्ड पेल, डम्ड पेल। डम्ड पेल लिख लिया? बोर्ड पे देखिएगा। डम्ड पेल क्या होता है? फोटो में देखने पर दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक तरह की बकेट है, केटली जिसको अपन कहते हैं। ये कैसी, क्या स्पेशल बकेट है? इसमें क्या स्पेशलिटी है? इसका मुंह कैसा है? छोटा है। तो अपन कह सकते हैं कि स्मॉल माउथ बकेट है, एक छोटे मुंह की बाल्टी। क्या है? छोटे मुंह की बाल्टी क्या कहलाती है? डम्ड पेल, छोटे मुंह की बाल्टी। लेकिन ऐसी बाल्टी नहीं, जो बाल्टी जो डेयरी के अंदर दूध निकालने या दूध संग्रहण के काम में ली जाती है उसे डम्ड पेल कहते हैं। मैम ऐसी क्यों यूज की जाती है? तो इसका क्या उद्देश्य होता है, ऐसा क्यों यूज करते हैं? तो इसका उद्देश्य होता है, पहली चीज तो जब इसका मुंह छोटा होगा तो उसको कई तरह के जो है वो सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। जैसे मान लो पशुशाला में क्या होता है, कितनी ही क्लीनिंग क्यों ना हो, लेकिन एनवायरमेंट में कुछ छोटे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो दूध के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब दूध निकालते हैं, अगर बड़े मुंह की बाल्टी होगी तो आसानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा दूध में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, एक तो जो आंखों से दिखाई देती हैं और एक जो सूक्ष्मदर्शी से दिखती हैं। तो जो न्यूड आंखों से अपने को दिखाई नहीं देती हैं, जो सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती हैं, वही अशुद्धियां उसमें चली जाती हैं। और जब दूध को कुछ समय तक पड़ा रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब दूध खुले में पड़ा रहता है, जब बाहर पड़ा रहता है, आपने गर्म नहीं किया है, तो दूध कुछ समय बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? फर्मेंटेशन कर देते हैं। तो ठीक ऐसे ही अपन दूध को सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाने के लिए क्या करते हैं? छोटे मुंह की बाल्टी काम में लेते हैं। तो एक तो आता है कि दूध को सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाने के लिए या दूध को सुरक्षित रखने के लिए, दूध को सुरक्षित दूध उत्पादन के लिए अपन क्या करते हैं? ये स्मॉल माउथ बकेट यूज करते हैं। सुरक्षित एक तो जीवाणुओं से हो गया, दूसरा अपने से सुरक्षा हो सकती है, या ह्यूमन के अंदर भी कई एरर हो सकती है। जैसे मैंने दूध निकाल के रखा, दूध की बाल्टी रखी, या फिर एनिमल का दूध निकाल दिया और एनिमल ने पैर थोड़ा सा हिला दिया, या फिर अपने जो है वो ठोकर लग गई तो दूध की बाल्टी नीचे गिर गई, तो एकदम से दूध क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अगर बाल्टी ऐसी रहेगी तो दूध एकदम से पूरा बाहर आ जाएगा। लेकिन बाल्टी अगर ऐसी रहेगी तो जब ये गिरेगी तो एकदम से पूरा दूध बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बाल्टी कैसे मुंह की है? छोटे मुंह की। तो अपन दूध को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित। तो दोनों ही प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसी के कारण क्या काम में लेते हैं? डम्ड पेल का उपयोग किया जाता है। तो लिखिएगा इसमें डेयरी या दुग्धशाला में, डेयरी या दुग्धशाला में दूध निकालने, दूध निकालने या संग्रहण हेतु, दूध निकालने या संग्रहण हेतु, दूध निकालने या संग्रहण हेतु काम में ली जाने वाली, काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी। यहां पे सारे पॉइंट आ गए हैं। इसके अंदर किसी भी वे से पूछा जाए इस टर्म में पूरे शब्द आ गए हैं। चाहे दुग्धशाला कहें, चाहे डेयरी कहें, या जो है वो दूध संग्रहण की बाल्टी कहें, या दूध निकालने की बाल्टी कहें, ऑल टाइप्स के चारों वर्ड से जो भी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे वर्ड से इसमें एक ही लाइन में आ गए। दूध निकालने की बाल्टी। नेक्स्ट लिखिएगा उद्देश्य क्या है ये डम्ड पेल रखने का? नॉर्मल बकेट क्यों नहीं रखते हैं? आपने देखा होगा चाहे दूध निकालने की मशीन हो, चाहे अपन दूध जैसे दूध लाया और ले जाया जाता है तो भी क्या काम में लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बाइक वाले दोनों साइड लटका के लेके आते हैं, ब्लू कलर की बकेट होती है, वो कैसी होती है? छोटे मुंह की होती है, ऊपर से मुंह छोटा होता है। तो इसी का कारण ये होता है मेन। उद्देश्य लिखिएगा सुरक्षित एवं, सुरक्षित एवं स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु, सुरक्षित एवं स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु। इसका उद्देश्य है स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध उत्पादन। इतना ही लिख लो। ये हो गया डम्ड पेल का यूज। अगला लिखेंगे ग्रूमिंग। ग्रूमिंग जिसे खुरैरा कहते हैं, खुरेरा कहें या खुरहरा कहें, जैसा आपको अच्छा लगे। ग्रूमिंग या खुरैरा। खुरैरा का मतलब सिर्फ खुरों को साफ करना नहीं है। यहां पर ग्रूमिंग एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसे कहते हैं खुरैरा। बोर्ड पे देखिएगा खुरेरा क्या होता है या ग्रूमिंग क्या होता है। ये पशु के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नॉर्मली जो पशु होते हैं उसके त्वचा व बाल होते हैं, उनपे जो चिपकी हुई डस्ट और जो अनावश्यक बाल होते हैं उनको साफ करना क्या कहलाता है, या यूं कहें कि ब्रशिंग करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है। तो पशु के त्वचा व बालों को ब्रश से साफ करना, त्वचा व बाल ब्रश से साफ करना क्या कहलाता है?
ब्रश से साफ करना ग्रूमिंग कहलाता है। अब ये ब्रश डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और ये प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो इसका मेन जो कारण होता है ब्रश से साफ करने का, वो सबसे पहला तो क्लीनिंग होता है। अगर एनिमल को अपन साफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि एनिमल क्या रहे, साफ सुथरा रहे। तो पशु को क्या रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, पशु को स्वस्थ रखने के लिए अपन ऐसा करते हैं। दूसरा, पशु की अगर बॉडी पर अगर ब्रशिंग किया जाएगा कंटिन्यूअसली, अगर टाइम टू टाइम उसको अपन साफ सफाई करते रहेंगे ब्रश से, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो रक्त संचार बढ़ाने के लिए भी अपन ऐसा करते हैं। दूसरा, जब रक्त संचार बढ़ेगा और साथ ही साथ शरीर पर चिपका हुआ मान लो कोई परजीवी आ गया है, तो परजीवी संक्रमण से भी उससे बचा जा सकता है। परजीवी संक्रमण से बचने के लिए खास तो ये कारण होते हैं, इसके अलावा और सभी कारण होते हैं परजीवी संक्रमण से बचने हेतु। ये रक्त संचार बढ़ेगा, परजीवी संक्रमण से बचेगा, तो पशु ऑलरेडी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और खासकर इसके अलावा और कई तरह के जो अपने को दिखाई नहीं देने वाले बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मान लो पशु का अगर अपन दूध निकाल रहे हैं, तो अगर शरीर पर डस्ट लगी हुई होगी, तो अनावश्यक रूप से जो अपने को दिखाई नहीं देगी, वो डस्ट धीरे धीरे पशु हिलता डुलता है दूध निकालते समय, तो उसके कारण दूध में गिर जाती है, जो अपने को दिखती नहीं है। तो इस तरह से भी अपन दूध को भी क्या कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं, क्योंकि पशु क्लीन रहेगा तो स्वच्छ दूध उत्पादन होगा और अधिक दूध उत्पादन होगा। स्वच्छ और उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक तो स्वस्थ पशु होगा तो दूध उत्पादन ज्यादा होगा। तो ये सब कारण होते हैं विशेष रूप से, इनके लिए अपन क्या करते हैं, पशु में ग्रूमिंग करते हैं। अब ग्रूमिंग करने के जो है वो अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के ब्रश होते हैं। एक तो हैंड ब्रश होते हैं और एक ऑटोमेटिक रोलर टाइप या स्टैटिक ब्रश होते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रोलर टाइप ब्रश दिखाई दे रहा है। एक हैंड ब्रश होते हैं, जैसे गोल इस तरह से ब्रश हो गया, जो आप कॉम करते हैं हेड पे, वो इस तरीके से ब्रश होता है, हाथ में अंगुली में डाल के ऐसे किया जाता है। या चौकोर टाइप का भी हो सकता है और इस तरीके से उसके ऊपर बने हुए हो सकते हैं। ये ब्रश के जो वायर होते हैं, ये प्लास्टिक वायर भी हो सकते हैं, या फिर थोड़े हार्ड वायर जो है वो रस्सी के बने हुए होते हैं, वो भी हो सकते हैं, जिसमें मूंज की रस्सी आती है। ये इस तरह की रस्सी के भी बने हुए हो सकते हैं, जिससे पशु की क्लीनिंग इजी हो जाती है। एक छोटा सा वीडियो अपन इसका देखेंगे ग्रूमिंग का, पहले इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा, पशु के त्वचा व बालों को ब्रश से साफ करना। त्वचा व बालों को ब्रश से साफ करना। उद्देश्य क्या है इसका, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, उद्देश्य में लिखेंगे रक्त संचार बढ़ाने। इससे पशु क्या होता है, रक्त संचार बढ़ता है तो पशु हैप्पी रहता है, खुश रहता है विशेष रूप से। तो खुश रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक रूप से बढ़ेगा और उसके कारण प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट आएगा। कोई सीधी सी बात है, अगर अपन उदास रहते हैं तो पढ़ाई कम होती है, लेकिन एक अपन जो है वो खुश रहते हैं तो उस दिन ज्यादा भी पढ़ लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, पढ़ते भी नहीं है। तो लिखेगा रक्त संचार बढ़ाने, परजीवी संक्रमण से बचने, परजीवी संक्रमण से बचने। बाकी के तो बेसिक चीजें हैं, इन्हीं के कारण सब चीजें बढ़ेगी। स्वच्छ दूध उत्पादन होगा, इसके अलावा अधिक दूध उत्पादन होगा और पशु स्वस्थ रहेगा, वो इसी के पैरेलल चलने वाले पॉइंट है। तो मेजर इसमें ये दो ही चीज आती है। अगर ये दो आपकी इच्छा है तो लिख लें, अदरवाइज दो से काम हो जाएगा, मेन यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया ग्रूमिंग से रिलेटेड पॉइंट। एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं अपन ग्रूमिंग का। ग्रिट, अगला वर्ड लिखेगा ग्रिट, थोड़ा सा फास्ट लिखें। ग्रिट लिखा, देखिएगा इधर। ग्रिट जो होते हैं वो किसको कहते हैं, ये एक तरह से शॉर्ट में अपन समझे तो मार्बल स्टोन होते हैं। क्या होते हैं, मार्बल स्टोन होते हैं, उन्हें ही ग्रिट कहा जाता है। एक ही वर्ड में है। ये क्या काम में आते हैं, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर, हिंदी में कहते हैं इसको संगमरमर के जो टुकड़े होते हैं, संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो ग्रिट कहलाते हैं। और ये किसके लिए यूज होते हैं, मुर्गियों के आहार में यूज किए जाते हैं। मुर्गियों के आहार में उनकी पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आहार में पाचन शक्ति को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखने के लिए, ठीक बनाए रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो सभी तरह की पोल्ट्री को दिए जाते हैं। तो क्या मैम सिर्फ पोल्ट्री को ही क्यों दिए जाते हैं, गाय भैंसों को क्यों नहीं दे सकते? तो पोल्ट्री के अंदर जो है उनका बॉडी का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है जिसके कारण ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल का स्टमक होता है डिफरेंट टाइप का होता है, उसके अंदर इनका पाचन नहीं होता है, वो इसको ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जो भोजन होता है उसको ग्राइंडिंग का काम किससे करते हैं, किससे करते हैं बताओ? एनिमल्स जो होते हैं, जो भी चारा खाते हैं, उसको पीसने का काम किसके द्वारा करते हैं, दांतों के द्वारा करते हैं। तो दांतों से क्या मार्बल स्टोन को पीसा जा सकता है क्या? नहीं पीसा जा सकता। अगर पीसा जाता तो अपन ही खा लेते हैं, इसलिए कैल्शियम की पुट्टी के लिए अपन नहीं खाते हैं, ना एनिमल्स को खिलाते हैं, ये सिर्फ खिलाते हैं पोल्ट्री को। पोल्ट्री जो होती है उनके शरीर में उनके आमाशय के दो भाग होते हैं और उनके अंदर आमाशय का एक भाग होता है जिसे कहते हैं गिजार्ड। गिजार्ड जो पार्ट होता है, वेंट्रिकुलस पार्ट इसको कहते हैं। ये जो गिजार्ड होता है वो क्या करता है, इनमें पीसने का काम करता है, ग्राइंडिंग में हेल्पफुल होता है। जो पोल्ट्री होती है उसकी क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। मुर्गी में क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। जब चोंच पाई जाती है तो चोंच के माध्यम से वो क्या कर लेती है, फीड ले तो लेती है, लेकिन वो यहाँ पर पीसने का काम नहीं करती है। डायरेक्ट यहाँ से भोजन गया और भोजन जाने के बाद मुख गुहा से डायरेक्ट कहां पर आ गया, उसके आमाशय में, उसकी ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में आ गया। आमाशय में दो भाग होते हैं, एक भाग होता है गिजार्ड
और एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस। तो ये गिजार्ड भाग होता है, यहाँ पर भोजन को ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद जो है वो अगले पार्ट में भोजन का पाचन होता है। ये दो ही पार्ट होते हैं। तो इसी के कारण इसी को सिर्फ क्या खिलाए जाते हैं, मार्बल के टुकड़े खिलाए जाते हैं, क्योंकि ये पाचन की शक्ति रखती है। तो ये टर्म सिर्फ पोल्ट्री के लिए यूज किया जाता है। तो लिखिएगा इसमें, मुर्गियों को खिलाए जाने वाले मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े, खिलाए जाने वाले मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े। पैकेजिंग कैसी अवेलेबल होती है और ओरिजिनली कैसे दिखाई देते हैं, दोनों चीजें फोटो में आप देख पा रहे हैं। खिलाए जाने वाले छोटे छोटे टुकड़े, डन। बस बाकी के इसके जो काम आएगा वो अपन आगे देख लेंगे। अगला नेक्स्ट लिखेगा कैथीटर। कैथीटर ये एक वेटनरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग मेडिकल टर्म्स में किया जाता है। हालांकि ये अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ये टर्म्स जो है वो कई बार पेपर के अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उनके अंदर जो अपने यंत्रों के नाम पूछे जाते हैं उसमें दिया जाता है। जैसे कास्ट्रेटर, कैथीटर, इसके अलावा डिबिकर, इस तरह के यंत्रों के नाम दे दिए जाते हैं। तब जैसे 3 का तो पता है लेकिन 1 का नहीं पता है और उसी का पूछा गया है, तब अपने को ध्यान होना चाहिए इस तरह के टर्म्स के बारे में। तो कैथीटर जो है वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों में यूज किया जाता है। ये जो है वो विशेष रूप से पेशाब बाहर निकालने का यंत्र होता है। पशु में किसी भी बीमारी या किसी भी कारणवश अगर यूरिन को बाहर रिमूव करना है तो वो उस यंत्र का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं कैथीटर, बाहर निकालने का यंत्र। बस इतना सही ध्यान रखना है, इसके अंदर और कोई ज्यादा खास नहीं है। सिर्फ ये यंत्र है तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो लिखिएगा इसमें कैथीटर, इसमें लिखिएगा पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र। पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र। छोटा सा टर्म है। कुछ और जो यंत्र है इसी के नाम के जैसे वो भी लिख लें क्या अपन साथ में ही? वैसे तो 1-2 लिख चुके हैं। कास्ट्रेशन वाला और लिख लो। अगला लिख लो कास्ट्रेटर। इसी से मिलता जुलता नाम है जो अपने को कंफ्यूज करता है। कास्ट्रेटर। कास्ट्रेटर में लिखेंगे बधियाकरण का यंत्र। बधियाकरण का यंत्र। कास्ट्रेटर है बधियाकरण का यंत्र। डिबिकर अपन लिख चुके हैं पहले ही, और डेयरी से रिलेटेड यंत्र हैं जो डेयरी वाले चैप्टर में आ जाएंगे 2-3। ये सिमिलर थे इसलिए यहां पे लिख दिया। अगला नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे डैम। डैम का मतलब बांध नहीं है यहां पर। डैम जो है वो किसको कहते हैं? डैम का मीनिंग होता है जो पशु होता है उसकी जो मादा माता होती है, पशु की जो मादा माता है उसे कहते हैं डैम। जैसे जनरल वे में अपन मदर फादर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में जो मदर फादर होते हैं उनके लिए डैम और सायर वर्ड यूज किया जाता है। आगे जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि जो नर पशु होता है उसकी जो गुणवत्ता की जांच की जाती है, उसके लिए जो उसकी सारणी जो सूचकांक देखा जाता है उसे सायर इंडेक्स कहते हैं। सायर इंडेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि सायर वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? नर पिता के लिए यूज किया गया है। तो माता जो है वो डैम कहलाती है। लिखिए इसमें, सॉरी लिखेगा पशु की मादा माता। जैसे काफ, हीफर, सायर, डैम, ये टर्म से ये पता होना चाहिए अपने को। पशु बोर्ड पे लिखा हुआ है पशु की मादा माता। छोटा सा टर्म है, खाली टर्मिनोलॉजी एक तरह की। और नेक्स्ट लिखेंगे सायर। सायर शायरी बोलने वाला नहीं, ये सायर है, शायर नहीं है। क्या हुआ? लिखा नहीं? सायर देखिएगा, सायर किसे कहते हैं? तो पशु का नर पिता है, पशु का जो नर पिता है वो कहलाता है सायर। यानी कि ऐसे बुल जिनको किसके काम में लाया जाता है? प्रजनन के काम में लाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सायर कहलाते हैं। और जिनको जिन मादा पशुओं को प्रजनन के काम में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डैम, जनरल वर्ड में। वैसे तो टर्मिनोलॉजी के अंदर डैम वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जो फीमेल शिप होती है उसके लिए यूज होता है, लेकिन कॉमन वे में उसको जो प्रजनन वाली मादा है उसको डैम कहते हैं। यहीं पे लिख लें काफ और हीफर, इसी के साथ में आ जाएगा, सेम ही नाम आ जाएंगे। अगला वर्ड लिखिएगा काफ। अगला वर्ड लिखिएगा काफ। बताइएगा काफ किसे कहते हैं? मैं बता चुकी हूं आप लोगों को। काफ क्या होता है? गाय भैंस का छोटा बच्चा होता है, लेकिन किस एज तक छोटा होता है वो? अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर होता है? हीफर क्या होता है? हीफर क्या होती है? जवान मादा होती है। अब जवान किस एज में जवान कहेंगे और किस एज में बच्चा कहेंगे? काफ और हीफर में क्या अंतर होता है? किस एज तक? 2 से 3 साल तक एवरेज, और 24 से 36 माह। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा टर्म है, पर अपन एनिमल हस्बेंड्री रहे हैं और ये एक जो 4 ही टर्म यूज आते हैं, या तो नर पशु या मादा पशु या बछड़ा या यंग एनिमल, चारों वर्ड है। चारों वर्ड के अंदर अपन ने डैम और सायर तो देख लिया कि मादा और जो नर है वो क्या कहलाता है, लेकिन काफ किस एज तक कहते हैं? वो तो जब उनमें प्रजनन के काम में लाया जा रहा है तब कहलाया जा रहा है, लेकिन ये दोनों किस एज तक आते हैं? इनकी एज में डिफरेंस है जो अपने को याद रखना है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो पशु का जो जन्म होता है, तो जन्म से लेकर जन्म से 6 महीने तक का जो बछड़ा होता है, 6 माह तक का बछड़ा है, वो क्या कहलाता है? बछड़ा या बछड़ी, वो क्या कहलाते हैं? काफ कहलाते हैं। सिर्फ कितने महीने तक उसे बच्चा कहेंगे? 6 महीने तक। देखो एक बार बोर्ड पे, और 6 महीने से लेकर और 6 माह से प्रजनन आयु तक का जो पशु है वो क्या कहलाएगा? हीफर कहलाएगा। ये अपन छोटा सा टर्म ये तो जान लेते हैं, जवान, मादा और बच्चा, लेकिन इनकी एज में से संबंधित क्वेश्चन आता है तो अपने को नहीं आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे लिख लो। काफ में लिखेंगे 0 से 6 माह लिख सकते हैं या जन्म से 6 माह, एक ही बात है।
जन्म से 6 माह तक का पशु, पशु के अंदर बछड़ा भी आ गया और बछड़ी भी आ गया, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा लिख लो। दूसरा लिखेंगे हीफर। आजकल ऐसे ही वर्ड मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं कि नर किसे कहेंगे, मतलब पशु की मादा माता, पशु का नर पिता, नवजात बछड़ा, और जो है वो ऐसी मादा जो जिसमें अभी प्रजनन स्टार्ट नहीं हुआ है वो क्या कहलाएगी, या उसकी उम्र क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग में आते हैं। हीफर में लिखेंगे 6 माह से, लिख लिया सबने, प्रजनन आयु तक का पशु, जिसमें मादा भी हो सकती है नर भी हो सकता है। 6 माह से प्रजनन आयु तक, ये सिर्फ गाय और भैंस के लिए वर्ड है, भेड़ बकरी के लिए ये लागू नहीं होते हैं, क्योंकि भेड़ बकरी की उम्र में और उनके जो उत्पादन है उसमें अंतर होता है, इसलिए वो जनरल वे में वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होते हैं। ये लिख लिया। अगला नेक्स्ट लिखेंगे रूमिनेशन। अब नंबर चेंज हो गए हैं डेफिनेशंस के, तो आप अपने हिसाब से डाल देना। रूमिनेशन, रूमिनेशन को हिंदी में कहते हैं जुगाली करना, जुगाली करना। फोटो में सिर्फ फोटो दिखाई दे रही है, जब पशु मुंह को चलाते रहते हैं, मुंह को चलाने का मतलब जो है वो चारा खाने का मतलब जुगाली करना नहीं है। पशु क्या कर लेता है, एक बार बोर्ड पे देखो, पशु चारा खा लेता है, पशु के चारा खाने के बाद, चारा खाने के बाद उसको पुनः मुंह में लाना, खाने के बाद पुनः मुंह में लाना और उसे दोबारा चबाना, मुंह में लाना व चबाना, दोबारा चबाना क्या कहलाता है, जुगाली करना कहलाता है। जब पशु, जैसे मान लो पशु ने जो है वो ये मुंह से चारा खाया, ये पशु का मुंह है, मुंह से चारा उसने खाया, चारा खाने के बाद जो है वो भोजन कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जो है वो मुख गुहा से, जो मुख गुहा है उसके अंदर आ जाएगा, मुंह से मुख गुहा में आ जाएगा, वहां से जाएगा वो ग्रसिका में, वहां से जाएगा वो ग्रसिका में, ग्रसिका से भोजन कहाँ चला जाएगा, उसके आमाशय में चला जाएगा। आमाशय के कितने कंपार्टमेंट होते हैं पशुओं में, सबसे पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, रेटिकुलम। तो अपन यहाँ पर दो तक ही जाते हैं एक बार, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो जाती है रूमिनेशन की प्रक्रिया है, वो इन दो तक ही आता है, उसके बाद अगली प्रक्रिया है। तो जैसे पशु ने चारा खाया, चारा खाने के बाद मुख गुहा में आया, ग्रसिका में आया और रूमेन में आ गया। रूमेन में चारे का थोड़ा किण्वन होता है, क्या होता है, किण्वन, किण्वन हो जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ आ जाता है, रेटिकुलम में। जब भोजन यहाँ पर आ जाता है तो वो भोजन क्या बन जाता है, पशु के द्वारा उसको जो है वो थोड़ा जो है वो अच्छे तरीके से फिल्टर कर लिया जाता है, और वो जो भोजन है वो दोबारा से मुंह में आता है। दोबारा से उसको चारा नहीं कहेंगे, अब चारा किण्वित हो चुका है और उसके बाद वो क्या बन चुका है, कड बन चुका है। यानी कि पशु का जो चबाया हुआ भोजन है वो क्या कहलाएगा, पुनः जो भोजन है वो कहलाएगा कड, कड को मुंह में लाया जाता है। ये वर्ड पूछा जाता है कि पशु के जो मुंह में आने वाला भोजन है, रेटिकुलम से मुंह में आने वाला भोजन है, वो किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन आएगा चारा, दूसरा ऑप्शन आएगा कड, तीसरा ऑप्शन आएगा बोलस, चौथा ऑप्शन आएगा जो है वो किसी भी नाम से जाना जा सकता है। तो किस नाम से जाना जाएगा, कड। अब पशु मुंह में लेके आता है, उसको दोबारा से क्या करता है, चबाता है। क्या करता है, पुनः चबाता है। पुनः चबाने के बाद भोजन जो है वो वापस से कहां चला जाता है, रेटिकुलम में चला जाता है। और इस भोजन को अपन क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। इस भोजन को अपन क्या कहते हैं, बोलस। अब रेटिकुलम, और रेटिकुलम से ओमेजम, फिर ओमेजम से एबोमेजम, और यहाँ पर डाइजेशन होता है। इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और सीकम से होता हुआ जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो है इसका पात्र रहता है भोजन का। तो इसके अंदर मेन चीज यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि जो चबाया हुआ भोजन है वो क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या कहलाता है, वो कड कहलाता है। और दोबारा चबाने को ही अपन किस नाम से जानते हैं, जुगाली के नाम से जानते हैं। पहली बार चबाना चारा को खाना ही है, चबाना नहीं है, जैसे जनरल वे में अपन खाते हैं। लेकिन पशुओं में ये गुण पाया जाता है कि वो भोजन को रीच्यू कर सकते हैं, और उसे ही अपन रूमिनेशन कहते हैं। इसलिए रूमिनेंट एनिमल ये कहलाते हैं। और सबसे ज्यादा जो पर्यावरण के प्रदूषण में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो किनका है, रूमिनेंट्स का ही है। क्योंकि ये जितनी बार मुंह खोलते हैं उतनी बार इनके मुंह से क्या निकलती है, गैस निकलती है। कौन सी गैस, मीथेन गैस निकलती है, जो ग्रीन जो हाउस है उसके अंदर, ये ग्रीन हाउस गैस जिसको अपन कहते हैं, सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है, जो अपने ओजोन परत है उसमें छेद करती है। तो कुछ कंट्रीज में तो इसके ऊपर जो है वो टैक्स भी लगाया जाता है कि जितने ज्यादा एनिमल होंगे उतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा। तो कारण क्या है उसका, मीथेन गैस का उत्सर्जन है। तो लिखिएगा इसमें, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, पशु के चारा खाने के बाद, चारा खाने के बाद भोजन को, भोजन के ब्रैकेट में लिख लो कड, वो भोजन क्या कहलाएगा, कड। भोजन को CUD है ना, उसको इंग्लिश वर्ड ही लिखना। भोजन को पुनः मुंह में लाना, भोजन को पुनः मुंह में लाना व चबाना, पुनः मुंह में लाना व चबाना। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रीच्यूइंग। पुनः चबाने को अपन क्या कहेंगे इंग्लिश में, रीच्यूइंग। तो ये इंग्लिश वर्ड है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कड हो गया, रीच्यूइंग हो गया, ये कहलाता है भोजन को मुंह में लाना व चबाना, ये कहलाता है रीच्यूइंग। यही रूमिनेशन वर्ड कहलाता है। अगला नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे शून्य चराई। 2-3 डेफिनेशन ही है, ये आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लिख लो, 5 मिनट कोई बात नहीं। इसे कहते हैं जीरो ग्रेजिंग। इंग्लिश वर्ड भी जरूर लिखिएगा इसमें, क्योंकि शून्य चराई एक बहुत ही कम यूज किया जाने वाला वर्ड है। ज्यादातर इसको जीरो ग्रेजिंग वर्ड से, इंग्लिश टर्म से ही जाना जाता है। जीरो ग्रेजिंग डेफिनेशन नहीं लिखना है, मैं दूसरी लिखाऊंगी, सिर्फ हेडिंग लिखेंगे। शून्य चराई, इसे कहते हैं जीरो ग्रेजिंग। ग्रेज का मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग का मतलब, ग्रेजिंग जो है वो एक तरह का जो फूड हैबिट होती है। जैसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, चारा खाते हैं, चारा खाने को क्या कहते हैं, पर ग्रेजिंग। वो क्या करते हैं, नीचे जो जमीन है उस पे मुंह करके चारा खाते हैं, उसे कहते हैं ग्रेजिंग। एक जो ये जनरल वर्ड में ग्रेजिंग वर्ड यूज किया जाता है। सिर्फ जो बकरी और ऊंट होते हैं उनमें किस तरह की ईटिंग हैबिट पाई जाती है,
ब्राउजिंग, वो नीचे मुंह करके नहीं, कहां मुंह करके, ऊपर मुंह करके चारा खाती है, इसी के कारण उनकी ईटिंग हैबिट को ब्राउजिंग कहते हैं, जबकि अदर एनिमल में कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है ग्रेजिंग। तो यहां पर वर्ड आ रहा है जीरो ग्रेजिंग। क्या वर्ड आ रहा है? जीरो ग्रेजिंग। जीरो ग्रेजिंग का मतलब होता है कि कंप्लीटली उस चारे को खा लेना। जैसे मान लो एक तो चारागाह है और एक इस तरह का हाउस बनाया गया है, पशु के लिए आवास बनाया गया है। जो जीरो ग्रेजिंग होती है उसके ये कहां पर होती है? जहां पर पशुओं को आवास या जो घर होते हैं, जहां पर बंद आवास होते हैं, वहां अगर पशु को रखा जाता है तो वहां चारा किसमें खिलाया जाता है? पशु को काटकर मेंजर या नांद में चारा खिलाते हैं। कहां खिलाते हैं? मेंजर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं पर नांद। तो नांद में जब उसको चारा खिलाया जाता है तो पशु क्या कर लेता है? उसको चाट कर खा लेता है। जितना भी चारा है वो अपन कुट्टी काट कर खिलाते हैं, जिससे पशु उस चारे का पूरी तरीके से उपयोग कर लेता है। मान लो अपन ने चारा काट के खिलाया और डंठल वाला पार्ट रह गया, तो अपन और ज्यादा समझदार पशु से उस पर थोड़ा सा आटा लगा देते हैं। आटा डाल दिया तो पशु उसको और पूरी तरीके से खा लेता है। मतलब कोई भी पार्ट पशु उसमें वेस्ट नहीं छोड़ता है और पूरी तरीके से कंप्लीटली पशु उस चारे को खा लेगा। इसका मतलब जीरो जो है वो उसके अंदर क्या बचेगा? जीरो पार्टिकल्स बचेगा। इसीलिए उस ग्रेजिंग को, उस चारा खाने को अपन क्या कह देते हैं? जीरो ग्रेजिंग। जो सिर्फ कहां की जाती है? आवासों में, भवनों में, जहां पशुओं को पक्के घरों में रखा जाता है और उनको नांद में चारा खिलाया जाता है। अगर पशु को जो है वो चारागाहों में रखा जाता है और चारागाहों में चारा चरने के लिए भेजा जाता है तो वहां पर पशु क्या करते हैं? दो बाइट यहां से खा लिए, फिर ऊपर ऊपर से पत्ते इसके खा लिए, डंठल डंठल छोड़ दिया। तो यहाँ पर कंप्लीटली पशु चारा नहीं खा रहा है और जो है वो पशु क्या कर रहा है? थोड़े थोड़े चीजें खा रहा है। इसी को अपन चारागाह की चराई कहते हैं। तो चारागाह चराई और जीरो ग्रेजिंग में क्या अंतर होता है? ये चारागाह लिखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जीरो ग्रेजिंग को अपन समझ सके। यहाँ पर कंप्लीटली पशु नहीं चरते हैं, यहाँ पर कंप्लीटली चढ़ लेते हैं, इसलिए जीरो ग्रेजिंग कहलाता है। लिखेगा इसमें, इसमें लिखेगी, छोटा सा पढ़ लिखेंगे इसमें। भोजन की वह प्रणाली जिसमें जिसमें पशु आवासों में नांद में, पशु आवासों में नांद में काटकर चारा काटकर या नांद में चारा काटकर खिलाया जाता है। नांद में चारा काटकर खिलाया जाता है, मतलब नांद में खिलाएंगे और काटकर चारा खिलाएंगे तो पूरा खा लेगा। उसे ही अपन जीरो ग्रेजिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अपने लिखा है। एक कुल मिला के उसका कोई भी टर्म किसी भी वे से पूछा जाएगा तो जीरो ग्रेजिंग का मतलब ये है। अगला लिखेगा चारागाह। यहां पे लिखेगा पशुओं के चारागाह, पशुओं के चरने हेतु प्रयुक्त घास का मैदान। पशुओं के चरने हेतु प्रयुक्त घास का मैदान। यहां जीरो ग्रेजिंग नहीं होती है, इसलिए सिर्फ घास के मैदान में पशु चरते हैं, इसलिए चारागाह चराई कहते हैं। चारागाह कह सकते हैं या चारागाह चराई भी इसको कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट लिखेगा दुग्ध शीरा। अगला वर्ड लिखेगा दुग्ध शीरा। दो तीन वर्ड हो रहे हैं, लिख लें? लिख लें? नहीं? अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा अब समझाना भी पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो खाली हेडिंग डाल लीजिए। दुग्ध शीरा इंग्लिश में इसको कहते हैं। अरे हेडिंग तो डाल लो। कल क्या डालोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मिल्क वेन। चलो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। यहां तक किसी के कुछ पूछना है? जाओ भी, पहले जाओ। तेज लगी है क्या?